बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं इन इंडिकेट यानी ईटा मॉडल टेस्ट का 7th टेस्ट का 7वें टेस्ट का पहला हिस्सा डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं उन एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि फोर्स, मोशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। लिखता है 123 एमसीक्यू में लिखता है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें 123, अब 123 जो है ये आएगा, इसमें ऑप्शन बी आता है। अब बी कैसे आता है? कहता है कि एक गाड़ी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इस वक्त इसका स्पीड कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन में जाना ज़रूरी है। तो इस वक्त इसमें ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी में लिखा है कि स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन वो भी कांस्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 124 में लिखता है कि if the object is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second and return after some time into the thrower hand with the same velocity, average velocity during the whole moment is। ऑप्शन ए में 40, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन सी में 80 और ऑप्शन डी में 0 है। 124 क्वेश्चन में लिखता है कि एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है और वो ज़मीन पे खड़ा हुआ है और ज़मीन के सरफेस से वो एक बॉल ऊपर फेंकता है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। जब वो ऊपर कोई बॉल फेंकता है वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक रहा है तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है ये 40 मीटर पर सेकंड है और जब ये वापस आता है नीचे कुछ देर के बाद ऊपर जाएगा और वापस आता है तो फिर उस वक्त जो है इसका वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब इसका एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज ये वेलोसिटी है, देखो ऊपर बॉल चला गया वापस हाथ में आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस वक्त हमारे पास एवरेज वेलोसिटी में 40 -40 डिवाइडेड बाय 2 इसमें आता है 0, क्योंकि जिस स्पीड से ऊपर चला गया उसके साथ वापस आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। 124 में ऑप्शन डी आएगा। अब 125 के अंदर लिखता है टू ब्लॉक of mass 1 kg and 4 kg placed in contact are acted upon by a force of 40 Newton. The acceleration of 1 kg mass will। 125 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि हमारे पास दो अज्साम है, एक 3 किलोग्राम का है, ये क्या है, ये m1 है, और ये दूसरा जो कांटेक्ट में पड़ा है ये है 1 kg, ये m2 के बराबर है। आपने इधर फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। तो ये कहता है कि छोटे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर आप इस बॉडी को मूव करते हैं तो जिस एक्सेलरेशन के साथ 3 ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके साथ ये 1 वाला भी मूव करेगा। तो इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास है m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि एक का ज्यादा है और एक का कम होगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है और फोर्स एक तरफ से लग रहा है। तो यहाँ पर आएगा 40 आएगा और उसके साथ जो है 3 + 1 40/4, इससे आएगा 10। अब 10 आएगा, अब 10 उसके साथ जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। ऑप्शन नंबर डी। 155 में ऑप्शन नंबर डी आता है। अब उसके बाद लिखते हैं ये तो आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो 126। अब 126 में अगर आप देखें तो 126 में आता है, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 120 मीटर
in the 8 second, assuming the motion to be uniform, its acceleration। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। शॉर्टकट फार्मूला किस तरह है, तो इसमें जो ऑप्शन है 126 में ऑप्शन बी आता है। अब कैसे आता है ये ऑप्शन? इस ऑप्शन में आप देखो तो उसके बाद लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 120 मीटर, और उसके साथ जो टाइम लिखा है इनर टाइम 8वें सेकंड में, 8 सेकंड नहीं, 8 टोटल टाइम है, 8 सेकंड में, 8वें सेकंड में। तो मतलब हमारे पास जो s इज इक्वल टू a बाई 2n-1, ये मेरे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला डायमेंशनली ये फार्मूला गलत है, लेकिन इसमें डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और इनर टाइम गिवन है। टाइम टोटल डिस्टेंस टोटल 120 है, तो ये कहता है कि 8वें सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर आप उसको सर्टन ऊंचाई से गिराते हैं। तो इस दौरान आपको मालूम है 1/2n, 2n क्या है, 8वां सेकंड है, 8 - 1। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा 240 इज इक्वल टू a इंटू 2 8 16 - 1 15 आ जाएगा। अब उसके बाद 15 और उसके बाद आता है 15, इससे आता है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। तो ये एक बड़े आसान क्वेश्चन है, सिर्फ उसका ट्रैक सीखना है कि 126 में जो ऑप्शन था वो किस तरीके से आया है या वो कैसे आया है। अब उसके बाद आते हैं 127 के ऊपर, ये कोलिजन से रिलेटेड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोलिजन है, लेकिन ये इनइलास्टिक कोलिजन से अभी जो क्वेश्चन आ रहा है। कोलिजन वाले फार्मूले नॉर्मली है, लेकिन उस पर क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते। 127 में आता है डी ऑप्शन, 127 में आता है ऑप्शन डी। इसमें लिखता है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप सर्टन हाइट से गिरा रहे हैं ऑब्जेक्ट, और इसका मोमेंटम m भी है, ये ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हैं, और जो ही ये जमीन के साथ टकराता है यानी मूव कर रहा है, ये टूट जाता है 2 हिस्सों में। तो क्वेश्चन में लिखा है कि a shell of mass m moving in 2 pieces, the part having mass m4। अब ये इस तरह एक छोटा पीस इधर आता है, ये अलग होता है, एक छोटा सा पीस है, लेकिन इसका मास m1 है, और ये m1 क्या है, ये m/4 के बराबर है, यानी 1/4 मास, ये 1/4 मास उससे अलग हुआ। और ये जो बड़ा हिस्सा है ये भी टूटता है, ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है, इसका मास m2 है, तो इसका जो मास बन जाएगा 3m/4 बन जाएगा, यानी 4 हिस्सों में से 3 इधर आ गए और 3 उधर आ गए। लेकिन यहाँ लॉजिक ये है, उन्होंने ये कुछ ऐसी जगह में ये बाल गिराया है, ये शिल गिराया है कि उसका एक तरफ ये डायरेक्ट रुक जाता है, ये m1 डायरेक्ट रुक जाता है, ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करता। तो कहता है कि ये किस स्पीड से जाएगा उधर, हम इसकी स्पीड मालूम करते हैं, और इसका स्पीड क्या है v1, ये 0 है। आपने कोई शिल गिराया, अब उसमें ऑप्शन ए में आता है, ऑप्शन ए में आएगा v, बी में आएगा 2v, सी में आएगा 3v/4, डी में आएगा 4v/3। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अब उसके बाद आपको तो पता है कि इस पूरे शिल का जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम बराबर है मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। इसका फार्मूला है mv, ये टोटल मास है, टोटल मास m के बराबर है, और जो मास टूटता है तो ये m2 बनता है, ये m1 बनता है, m1 v1 प्लस इसका ये जो टूटता है m2 v2 आता है। फिर उसके बाद आता है mv इज इक्वल टू, ये m1 तो हमने फाइंड कर दिया, m/4 आएगा, लेकिन v1 क्या बना, v1 इज 0 प्लस m2 क्या है 3m/4 इंटू v2, हम ये फाइंड करते हैं, इस चीज को हमने फाइंड करना, ये तो 0 बना, ये तो खत्म हुआ। उसके बाद ये एक मास से कटता है, तो v इज इक्वल टू 3/4 एंड v2। अब अगर आप इसको मतलब देख लें हमारे पास, तो अब इसको आप ये चीज जो है ना उधर शिफ्ट करो, तो ये 4/3 इंटू v आएगा, एंड दैट विल बी v2। तो उसमें
ऑप्शन बी आता है। ये इनइलास्टिक कोलिजन का एक डेरिवेशन था जिसमें 4v/3 आता है। शेल गिराया, दो हिस्से बन गए, एक छोटा हिस्सा है एक बड़ा है। छोटे हिस्से का वेलोसिटी 0 है, मास m/4 है, और बड़े हिस्से का m2 3m/4 है। अब उसके बाद डिवाइड मतलब ये इधर चला जाएगा इधर चला, ये कहता है कि ये बड़े हिस्से का जो वेलोसिटी है ये कितना होगा। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, ये इसका मोमेंटम है, p1 इसका है और p2 इसका है। इसको आप ऐसे सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं। अच्छा, तो 127 का ये ऑप्शन था। अब उसके बाद 128 पे आते हैं। 128 में आता है, 128 में जो आता है, a train is 200 मीटर लॉन्ग। 128 में तो आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा 128 में, कहते हैं कि ट्रेन मूव कर रहा है, ये ट्रेन है और ये रोड पे मूव कर रहा है। इसका जो लेंथ है ये L1 है और ये है 200 मीटर। जब ये इस पुल पे पहुंचता है, ये सामने जो ब्रिज आता है, उस ब्रिज का जो विद यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी दिस मच, द ब्रिज 1 किलोमीटर है, इसका लेंथ जो है L2, ये 1 किलोमीटर है ब्रिज जो पुल है। तो L2 मीन्स ये 1000 मीटर बनता है, सॉरी ये 1 किलोमीटर है। और इसके अलावा ये जो है, ये भी उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें, ये 0.2 किलोमीटर बन जाएगा। 200 मीटर 0.2 किलोमीटर के बराबर है। तो अब टोटल लेंथ कितना बना, इस वो 0.2 और 1.2, तो ये 1.2 किलोमीटर आया। ये टोटल पुल का जो लेंथ है और ट्रेन का जो लेंथ है, ये टोटल 1.2 किलोमीटर है। फिर ये कहता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। ये है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला है s/t, लेकिन हम तो फाइंड करते हैं t, फाइंड करते हैं, t उधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू s/v बन जाएगा। अब इस क्या है, इस इज 1.2 किलोमीटर और v क्या है 36 किलोमीटर। पॉइंट के लिए एक, ये 1.212 बन जाएगा, एक पॉइंट कट गया और इसके लिए 3600 आया। अब इसके बाद 1/30, अब 1/30 से आएगा 0.03 इंटू ये इतने घंटे आ गए। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें, 3600 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करें तो इससे बन जाता है 120 सेकेंड। टाइम इज 120 सेकेंड। इसका मतलब है कि 120 सेकंड में, यानी 2 मिनट में ये इस ब्रिज को क्रॉस करेगा, ये इस ब्रिज को कवर करेगा। आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड से थोड़ा हटता हूं ताकि आपको पूरी तरह नजर आ सके। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में जो ऑप्शन आता है दैट इज 120 सेकेंड। अब उसके बाद जो आता है दैट इज 128 तो हो गया। 129 में लिखता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब 129 में अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 और अलोंग y एक्सिस इट इज ऑलवेज -g। तो यहां लिखता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन the acceleration along the horizontal axis must be 0। तो 129 में ऑप्शन नंबर सी आता है। उसके बाद 130 में 130 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो मैं बोर्ड को मिटाता हूं और बिल्कुल सिरे से स्टार्ट लेता हूं ताकि आपको हर स्टेप अलग अलग नजर आए। अब उसके बाद जो
129 30 में लिखता है 130 में 130 MCQ। अब उसमें लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है 2vi sin थीटा बाय जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। यहां से आप vi मालूम करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2vi sin थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू जी एंड टी। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लें, इसकी नहीं, साइन थीटा की वैल्यू। अब उसके बाद जी टी, और ये तो मैं फाइंड करता हूं, 2vi इधर आ जाएगा। अब साइन थीटा 2vi के बराबर है। नाउ हाइट क्या है? हाइट का फार्मूला मालूम करो, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप 1 को साइन की जगह पुट कर लो, पुट 1 इन 2। आप 2 को 1 को 2 में पुट कर लो, तो यहां से आ जाएगा हाइट चूंकि बराबर है, लिखा है कि क्या रिलेशन है उसके दरमियान, साइन तो है नहीं, तो उसमें आप h अपनी जगह पे आ जाएगा, h इज इक्वल टू vi स्क्वायर अपनी जगह पर, इसके अलावा बाय 2g, vi स्क्वायर बाय 2g। अब साइन स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू डालता हूं, तो अब चूंकि ये साइन की वैल्यू है और इधर तो स्क्वायर है, तो अब जी टी बाई 2vi होल स्क्वायर, और इसी तरह h इज इक्वल टू vi स्क्वायर बाय 2g मल्टीप्लाइड बाय इधर g स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 4vi स्क्वायर। अब उसके बाद देखो तो vi स्क्वायर से कट जाएगा और ये g उसके साथ कट जाएगा, तो इससे बन जाएगा h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 2 4 8। A very famous relation। ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का एक बैकबोन है ये वाला टॉपिक, रेंज और हाइट का रिलेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पर इवन आप कई न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं कि टाइम का और हाइट का क्या रिलेशन है, अगर आपको कोई और डेटा गिवन नहीं हो। अब उसके बाद लिखता है अब इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले, तो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बोर्ड के सामने ज़्यादा हो, तो इसीलिए मैंने बोर्ड से मैं थोड़ा हट कर। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया फोर्स एंड मोमेंट 131 में। अब आते हैं 131। ओके 131 में 131 उसमें आता है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स मालूम करो, अगर इस चेंज इन मोमेंटम कितना है, अगर चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज लीनियर मोमेंटम चेंज बाय 20 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये चेंज कितने टाइम में आता है, ये 10 सेकंड में आता है। तो कहता है कि इस बॉडी पे फोर्स कितना अमल कर रहा है। उसमें लिखा है ऑप्शन ए में 2 न्यूटन, ऑप्शन बी में 20 न्यूटन, ऑप्शन सी में 200 न्यूटन, ऑप्शन डी में 0.2 न्यूटन। तो आप ऐसा करें कि इसको फार्मूला उस पर अप्लाई करें, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो अब मेरा ये पहला हिस्सा था मोमेंटम के बारे में। अब उसके बाद वर्क का कंसेप्ट जो है शुरू होता है कि वर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी मैं ख़त्म करता हूँ। अब देखो क्योंकि मेरे इस लेक्चर में मैं आपको फोर्स और वर्क का कुछ MCQ डिस्कस कर रहा हूँ। 132 में लिखता है 132 इफ द मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 20% काइनेटिक एनर्जी विल बी 36%, 44%, 66%, 77%। कहता है मोमेंटम अगर हम 20% कम करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका एक बड़ा आसान क्वेश्चन है। मोमेंटम 20% लिखा है कि ये डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना कम होगा। तो अब एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपको लिखा ये गिवन हो कि 20% मोमेंटम कम है
तो जितना गिवन है अपनी तरफ से उतना उसमें डाल दो, ऐड करो। फिर उधर आएगा 2 और इधर आएगा 2। डिक्रीज के लिए इधर माइनस लगा दो, तो 20 20 40 आएगा, -4 36%। तो 36%, अगर ये माइनस का मतलब है डिक्रीज हुआ, अगर ये इंक्रीज होता तो मैं उधर प्लस लगा देता। इसी तरह यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का वो ये है। इस तरह कई क्वेश्चन मेरे पिछले लेक्चर्स में भी ऐसे कई क्वेश्चन मैंने डिस्कस की है। 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, 200, ये मैंने सारे डिस्कस की है। 133 में आता है 133, if the force and displacement of the particle in the direction of force are double, work would be। कहता है कि वर्क का फार्मूला है Fs। अगर हम दोनों को डबल कर लें, फोर्स को भी डबल कर लें और डिस्प्लेसमेंट को भी हम डबल कर लें, तो 2 2 जा 4, वर्क 4 टाइम आ जाएगा। वर्क विल बी 4 टाइम, वर्क विल बी 4 टाइम। अब इससे आता है ऑप्शन बी 134। अब उसके बाद आएगा ए प्लेयर कंप्लीट। 134 में क्या आता है, 134 में ए प्लेयर कंप्लीट ए राउंड ऑफ द ग्राउंड मेजरिंग 1 किलोमीटर एंड 5 सेकंड। एक ग्राउंड है और एक सर्कुलर टाइप का, और एक आदमी है, एक रनर है, वो ये 1 किलोमीटर ट्रैक है, ये हर 5 सेकंड में इसको कवर करता है। तो मतलब उसका वर्क डन क्या है, ये 5 बार 5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो इसने पूरे एक चक्कर में कितना वर्क कर लिया। तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, यानी डिस्प्लेसमेंट एस या डी दोनों से होगा, तो वर्क डन अलोंग सर्कुलर पाथ इज 0। 134 में आता है ऑप्शन डी। अब उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर थीटा 90 से कम हो तो वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। देखो 135 में लिखता है अगर थीटा 90 से कम हो, तो इसका मतलब है ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी आप देख ले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी थीटा 90 से कम हो तो वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसमें ऑप्शन डी आता है। अब ये था मैंने जो डिस्कशन कर लिया, ये एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। अब आप मेरे साथ ही रहिएगा। इसका अगला हिस्सा रोटेशनल मोशन और सिंपल हार्मोनिक, ये मेरा अगला पार्ट इस लेक्चर का या इस टेस्ट के डिस्कशन का अगला पार्ट, वो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसके लिए अगली वीडियो में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।